कर रहे हैं? अब हम आपके शुरू कर रहे हैं क्या? आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स। आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट, ठीक है। आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स नाम से समझ में आ रहा है, ऐसी इवेंट्स जो आरएनए को क्या करेंगे, काट छाट करेंगे, उसको हम बेसिकली इमेच्योर से किस में लाएंगे, मैच्योर में लाएंगे। तो इसमें दो इवेंट्स है हमारे, क्या? एक तो सबसे पहले हमारी कैपिंग और टेलिंग, कैपिंग और टेलिंग, कैप का लगना और टेल का लगना, और एक है हमारी स्प्लाइसिंग। तो ये दो इवेंट्स हैं जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों कहाँ होती है? एक जगह पर होती है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है? वो न्यूक्लियस में होती है। जबकि ट्रांसलेशन कहाँ होती है? ट्रांसलेशन होती है आपकी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों एक जगह पर होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होती है? अलग जगह पर होती हैं। यानी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, लेकिन यहाँ से इसको कहाँ आना पड़ता है? साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, वहां से मूव करके साइटोप्लाज्म में आता है, तो साइटोप्लाज्म में इसको एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज किया जाता है बच्चों। यानी कि ऐसा है, ऐसा माना जाता है कि भाई ये हमारा पार्ट तो है नहीं है, कहीं बाहर से आया। तो ऐसे कंडीशन में इसमें ये रिस्क फैक्टर होता है कि जो राइबोन्यूक्लियसेज, राइबोन्यूक्लियसेज जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं, वो बेसिकली इसको फॉरेन मॉलिक्यूल मानकर इस पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। और अटैक करके हो सकता है एमआरएनए को क्या कर दें? डिग्रेड कर दें, डिसइंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, इसे बचाने की जरूरत होती है। और इसको बचाने के लिए ही इसमें क्या ऐड किए जाते हैं? कैप और टेल, जो बेसिकली इसको राइबोन्यूक्लियसेज जो न्यूक्लियस एंजाइम है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए है, इसे किसी भी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल एमआरएनए को। लेकिन प्रोकैरियोट्स के आरआरएनए और टीआरएनए, इन दोनों में प्रोसेसिंग होती है, यानी कि इन दोनों को जरूरत पड़ती है। आ रही बात समझ में? यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि यूकैरियोट्स के तो तीनों को जरूरत होती है, यानी कि एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इन तीनों को जरूरत पड़ती है। किसके लिए? प्रोसेसिंग इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केवल आरआरएनए और टीआरएनए को जरूरत पड़ती है, उसके एमआरएनए को इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में सबको? वही प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए जो होता है, इसको किसी भी तरह के प्रोसेसिंग इवेंट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आरआरएनए और टीआरएनए को पड़ती है। सेम यूकैरियोट्स में तीनों आरएनए को, यानी कि आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, तीनों को जरूरत पड़ती है किसकी? प्रोसेसिंग इवेंट्स की। आगे बात समझ में? चलिए, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? कैपिंग की और टेलिंग की। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको इतनी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बहुत क्लियरली मैं पहले बात कर चुकी हूँ बच्चों। दोबारा बात कर लेते हैं एक बार। सुनिए, यहाँ पर कैपिंग कैसे होता है? एमआरएनए 5' एंड 3' एंड, ठीक है, 5' एंड और 3' एंड। अब इस पे 5' एंड पर होगा, तो 5' एंड पर जो फॉस्फेट है, 5' एंड पर जो फॉस्फेट है, सबसे पहले तो इसको हटाया जाता है। और इसको हटाने का काम कौन करता है बच्चों? कौन सा एंजाइम करेगा? बताइए फटाफट मुझे। फॉस्फेटेज दो टाइप के होते कि नहीं होते? एक होते हैं क्या आपके? फॉस्फोराइलेज, जो फॉस्फेट ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फेट ऐड करने का काम करता है।
जबकि फॉस्फेटेज एंजाइम क्या कर जाएगा, फॉस्फेट रिमूव करने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 5' एंड से जो फॉस्फेट अटैच है उसको रिमूव किया जाएगा। जैसे ही वहां से फॉस्फेट एंड रिमूव हो जाएगा तो इस पर एडिशन होता है किसका, ग्वानोसिल ट्रांसफरेज। ग्वानोसिल ट्रांसफरेज, ग्वानोसिल ट्रांसफरेज इस पर 2 फॉस्फेट अटैच कर देगा इस तरह से। सबसे पहले फॉस्फेटेज एंजाइम 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। फॉस्फेट ग्रुप के रिमूव होते ही ग्वानोसिल ट्रांसफरेज इस पे क्या कर देगा, 2 फॉस्फेट को ऐड कर देगा। और जैसे ही इस पे 2 फॉस्फेट ऐड होते हैं, ये दोनों फॉस्फेट किस पर अटैक करते हैं, जीटीपी, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो एक फॉस्फेट है इस पर अटैक करते हैं और इसमें बन जाता है 3 फॉस्फेट लिंकेज, ट्रिपल फॉस्फेट लिंकेज बॉन्ड इस तरह से। देखिए सर क्या होगा, 2 फॉस्फेट हैं। सबसे पहले फॉस्फेटेज एंजाइम ने 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव किया। फॉस्फेट को रिमूव करने के बाद ग्वानोसिल ट्रांसफरेज इसमें फिर से 2 फॉस्फेट ऐड कर देगा और इसके 2 फॉस्फेट ऐड करने के बाद ये दोनों फॉस्फेट जीटीपी पर अटैक करते हैं और इसमें ट्रिपल फॉस्फेट लिंकेज बॉन्ड बनता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल बॉन्ड होता है। और ये इससे क्या हो जाता है, इसके अटैक करने की वजह से जीटीपी इस पर अटैच हो जाता है इस तरह से। जीटीपी अटैच हो गया कहां पर, 5' एंड पर। जैसे ही 5' एंड पर जीटीपी अटैच होता है इस पर एक और अटैक होता है किसका, मीथियोनिन का। और मीथियोनिन कौन लेकर आता है, मीथियोनिन ट्रांसफरेज, मीथियोल ट्रांसफरेज। ठीक है, ट्रांसफरेज क्या करता है, मीथियोनिन ट्रांसफरेज ट्रांसफर करता है किसको, मीथियोनिन को। कहां पर, गुआनिन पर। कहां पर, गुआनिन पर। गुआनिन के 7th कार्बन पर, गुआनिन के 7th कार्बन पर क्या अटैच हो जाता है बच्चों, मीथियोनिन, CH3 ग्रुप। आ रही है बात समझ में? कैपिंग कैसे हो रही है, 5' एंड, 5' से फॉस्फेट रिमूव हुआ। कौन ने रिमूव किया है, एंजाइम फॉस्फेटेज। इसके बाद ग्वानोसिल ट्रांसफरेज 2 फॉस्फेट इस पर अटैच करते हैं। ये दोनों फॉस्फेट क्या करते हैं, जीटीपी न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट पर अटैक करते हैं और जीटीपी को अपने साथ जोड़ लेते हैं बाय द बॉन्ड ट्रिपल फॉस्फेट लिंकेज। जीटीपी के जुड़ते ही एक और एंजाइम होता है मीथियोनिन ट्रांसफरेज। मीथियोनिन ट्रांसफरेज क्या करता है, मीथियोनिन का अटैचमेंट कराता है कहां पर, एट द 7th कार्बन ऑफ द गुआनिन। गुआनिन के 7th कार्बन पर मीथियोनिन अटैच हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये कहलाती है पूरी कैप स्ट्रक्चर। लेकिन इस कैप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैप जीरो। ये बात आपको याद है कि नहीं है? मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी पहले, तब भी मैंने आपको बात बताई थी कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, कैप जीरो। इसको कैप 1 भी बोल सकते हैं, लेकिन कब, तब जब इस mRNA के 2nd न्यूक्लियोटाइड पर, किस पर बच्चों, 2nd न्यूक्लियोटाइड पर अगर CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है। अगर CH3 ग्रुप अभी तक कहाँ अटैच है, केवल जीटीपी पर। कहां पर अटैच है, केवल जीटीपी पर। अगर यही CH3 ग्रुप, मतलब एक तो यहाँ अटैच ही है, अगर एक और CH3 ग्रुप कहां पर अटैच हो जाए, आपके 2nd न्यूक्लियोटाइड पर अगर अटैच हो जाता है तो उस कैप को बोलते हैं हम कैप 1। एंड कैप 1 इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट कैप इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स के अंदर जितनी भी कैपिंग स्ट्रक्चर आपको मिलती है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है आपको, कैप 1। यानी कि 2nd न्यूक्लियोटाइड पर हमेशा आपको मीथियोनिन ग्रुप मिलेगा। और इसके अलावा अगर 3rd पर भी आ जाए, 2nd के अलावा 3rd पर भी CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको बोल दिया जाता है कैप 2। आगे बात समझ में? कैप 0, कैप 1 और कैप 2। कैप 0 क्या होता है, जब केवल गुआनिन से, केवल 5' एंड पर गुआनिन से मीथियोनिन ग्रुप अटैच रहता है और एक कैप फॉर्म करता है, तब उसे बोलते हैं हम कैप 0। अगर एक और मीथियोनिन 2nd न्यूक्लियोटाइड पर अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं कैप 1। और एक और मीथियोनिन 3rd न्यूक्लियोटाइड पर अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं कैप 2। यूकैरियोट्स के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कैप स्ट्रक्चर कौन सी है आपकी, कैप 1। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं?
कोई डाउट है भाई अभी तक बच्चों? बताइए फटाफट। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी कैपिंग, अब होगी टेलिंग। टेलिंग, ठीक है। टेलिंग को हम और भी क्या कहते हैं? टेलिंग को कहते हैं थ्री डैश क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन। क्या बोलते हैं? थ्री डैश क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन। अब ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, इसको क्लीवेज एंड पॉलीएडेनाइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो टेलिंग पोर्शन है, टेलिंग पोर्शन में सबसे पहले होता क्या है ये समझे। टेलिंग पोर्शन में होता है एडेनिन ग्रुप्स का अटैचमेंट। क्या होता है? एडेनिन ग्रुप का अटैचमेंट होता है। और ये एडेनिन ग्रुप कहां तक होते हैं? कम से कम 200 से लेकर 250 न्यूक्लियोटाइड, कम से कम 200 से लेकर 250 न्यूक्लियोटाइड इधर थ्री डैश एंड पर अटैच होते हैं और उसी को हम बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन और टेलिंग पोर्शन। लेकिन उससे पहले क्या होता है? जो एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए है, जो एमआरएनए मौजूद है और उसका जो थ्री डैश एंड है, इस पर एडेनिन ग्रुप्स अटैच नहीं होते। इस पर एडेनिन ग्रुप अटैच नहीं होते। एडेनिन ग्रुप किस पर अटैच होते हैं? अलग से एक थ्री डैश एंड फॉर्म किया जाता है। ध्यान से समझना इस बात को, अलग से एक थ्री डैश एंड फॉर्म किया जाता है। इस थ्री डैश एंड पर एडेनिन ग्रुप अटैच नहीं होते और उसके लिए किसकी जरूरत होती है? उसके लिए जरूरत होती है क्लीवेज की, यानी कि एमआरएनए के टूटने की। अच्छा, वो कैसे टूटता है? वो टूटता है आपके, ये देखिए, जो क्लीवेज होता है ना बच्चों, उस क्लीवेज को कौन स्टिमुलेट करता है? उस क्लीवेज को स्टिमुलेट करते हैं आपके फैक्टर्स सीपीएसएफ और सीएसटीएफ। एक्चुअली होता क्या है, कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस आपके अटैच होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होते हैं आपके ए ए यू ए ए ए, ठीक है। एक होते हैं सी ए और एक होते हैं जी यू। ये सीक्वेंसेस होते हैं आपके ए ए यू ए ए जी यू एंड सी ए। ये देखो, बेसिकली यहां आप क्या देख रहे हैं? यहां आप देख रहे हैं ए ए यू ए ए रीजन, यानी कि एडेनिन ग्रुप्स आपको कैसे मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे? तो ये होता है आपका पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल जो ये बता रहा है कि जो एडेनिन ग्रुप से कहां अटैच होंगे, यहाँ पे। अच्छा, और ये जो सी ए देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम क्लीवेज सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल जो ये बताएगा कि आपका क्लीवेज यहां से होगा। बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये मैं ऊपर का मिटा रही हूँ, ठीक है, उल्टे चलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आके जुड़ता है आपका सीपीएसएफ, क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर। और ये सीपीएसएफ कहाँ जुड़ता है आपके? इधर, इधर। आ रही बात समझ में? सबसे पहले आता है सीपीएसएफ, क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर, और ये कहाँ जुड़ता है आपके? उस वाले पोर्शन में। अब इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आते हैं आपके एक तो सी एस टी एफ, यानी कि क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, सी एस टी एफ, और साथ में आते हैं सी एस टी, यानी कि क्लीवेज स्टिमुलेशन, क्लीवेज स्टिमुलेशन, जो ऐसे फैक्टर्स, या मैं इसको सीधे कह देती हूँ सी एफ, क्लीवेज फैक्टर्स, सीधे हम बोलते हैं इसको सी एफ। बेसिकली तो ये जुड़ते कैसे हैं, ये देखिए यहाँ पर ए ए यू ए ए, पॉलीडेनाइलेशन सिग्नल, इस पर क्या जुड़ा है आपका? सीपीएसएफ, ठीक है। इसके बाद है सी ए, जो क्लीवेज सिग्नल है, इस पर आकर जुड़ते हैं आपके क्लीवेज फैक्टर्स, सी ए
क्लीवेज सिग्नल जो है यहाँ पे कौन जुड़ेगा, क्लीवेज फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो क्लीवेज करेगा। और जो जीयू रीजन है इस पर जुड़ता है आपका CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, इस तरीके से। तो बच्चों जो प्रोसेस होती है, जो क्लीवेज होता है वो इस तरीके से होता है। AAUAA जो पॉलीडनाइलेशन सिग्नल है इस पर जुड़ता है आपका CPSF, क्लीवेज पॉलीडनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर। जो GU रिच रीजन होता है उस पर जुड़ता है आपके CSTF, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। और जो CA रीजन होता है, जो क्लीवेज सिग्नल होता है, इस पर आपके जुड़ते हैं क्लीवेज फैक्टर्स। और ये सारे फैक्टर्स मिलकर इस mRNA का यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लीवेज कर देते हैं इस तरीके से। और केवल क्या बचता है आपका AAUAA, AAUAA। और यहाँ पे एक बन जाता है आपका क्या, 3' एंड। इतना पोर्शन क्या क्या हो जाता है आपका, रिमूव हो जाता है। समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। इतने पे नहीं है, चलिए। तो ये अभी तक क्या हुआ आपका, अभी तक केवल बनाया आपका 3' साइड। अभी तक आपका क्या बना है, केवल 3' साइड। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पॉलीडनाइलेशन भी तो होना है। अभी एडेनिन ग्रुप को रिमूव जुड़ना है, तो उसके लिए आता है PAP। PAP क्या है, पॉली एडेनाइलेशन पॉलीमरेज, यानी कि वो एंजाइम जो क्या करेगा, एडेनिन ग्रुप को अटैच करेगा। पॉली एडिनाइलेशन पॉलीमरेज की क्या खासियत होती है बच्चों, पॉली एडिनाइलेशन पॉलीमरेज जो होता है इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। यानी कि ऐसा RNA पॉलीमरेज होता है जिसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं है कोई भी प्रक्रिया करने के लिए। यानी कि यहाँ पर एडेनिन ग्रुप्स को जमाने के लिए, एडेनिन ग्रुप्स को अटैच करने के लिए इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए यहाँ पर कि उसको रीड करने के बाद ये एडेनिन ग्रुप्स को लाएगा, नहीं, ये डायरेक्टली क्या कर देता है, एडेनिन ग्रुप्स को अटैच कर देता है। कौन, पॉली एडिनाइलेशन पॉलीमरेज। आ रही बात समझ में सबको? ये जो 3' साइड यहाँ बनी है इससे क्या जुड़ जाते हैं, एडेनिन ग्रुप। लेकिन बच्चों शुरू में जो होते हैं ना ये केवल 10 जुड़ते हैं, अप्रॉक्स 10 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। और इसको बोलते हैं हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि बहुत कम है तो इसको बोल देते हैं हम ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते थे हम इसको, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। इस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड से मैं यहाँ आ जाती हूँ, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे क्योंकि नीचे का आपको दिखेगा नहीं। तो इस ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अभी तक क्या हुआ है, पॉलीडनाइलेशन पॉलीमरेज था, पॉलीडनाइलेशन पॉलीमरेज में एडेनिन ग्रुप अटैच किए, लेकिन ये एडेनिन ग्रुप क्या है, कम है, बहुत कम है, लगभग 10 है बस। तो इसको बोलते हैं ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। इससे आके जुड़ता है आपका PADP, यानी कि पॉली एडिनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन। PADP क्या है, पॉली एडेनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये पॉली एडेनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन इन 10 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को रीड करके, इनसे अटैच करके पॉली एडेनाइलेशन के लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड्स और अटैच करवा देते हैं। आगे बात समझ में, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा जल्दी हो गया तो हम इसको दोबारा एक बार समझ लेते हैं। चलिए, हमने बोला हमारी कैपिंग हो गई, कैपिंग होने के बाद हमने बोला टेलिंग होगी। जो टेलिंग वाला पोर्शन होता है, टेलिंग वाले पोर्शन को बोलते हैं हम 3' क्लीवेज एंड पॉली एडेनाइलेशन। ये इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो 3' एंड जो प्री mRNA का है उस 3' एंड पर आपके एडेनिन ग्रुप अटैच नहीं होते हैं, अलग से क्या बनता है आपका 3' साइड बनती है। जो अलग से 3' साइड कैसे बनती है, उसका होता है क्लीवेज। क्लीवेज होने के लिए जो फैक्टर्स हमको चाहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लीवेज CPSF यानी कि क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर, CSCF क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, और CF यानी कि क्लीवेज फैक्टर्स। जो आपका प्री mRNA होता है इसमें 3 सिग्नल्स पाए जाते हैं, 3 रीजंस पाए जाते हैं जो कंजर्व्ड होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है पॉलीडनाइलेशन सिग्नल जिसकी सीक्वेंसेस क्या क्या होते हैं बच्चों, AAUAAA, यानी कि आप समझ रहे हैं एडेनिन ग्रुप बहुत ज्यादा है, यानी कि पॉलीडनाइलेशन सिग्नल है, ऐसा सिग्नल है जो ये बता रहा है कि आगे बनने वाले जो टेल के एडेनिन ग्रुप है वो कहाँ अटैच होंगे, आपके यहीं पर अटैच होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका CA जो क्या है, क्लीवेज सिग्नल है, जो ये बताता है कि यहाँ पे क्लीवेज होगा। और अंत में आता है GU रिच रीजन। GU रिच रीजन क्या होता है, ये वो रीजन होता है जहां पर आपका CSTF फैक्टर आकर जुड़ता है।
CPSF कहाँ जुड़ता है? जो का पॉलीमराइजेशन सिग्नल है वहां पर जुड़ता है। CA से क्या जुड़ते हैं आपके? क्लीवेज फैक्टर्स जुड़ते हैं, और जियो रिच रीजन से जुड़ता है आपका CSTF। ये सभी फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं? क्लीवेज करते हैं और 3' साइट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, 3' साइट का फॉर्मेशन होते ही क्या होगा? 3' साइट फॉर्म हो गया, उसके बाद आता है आपका पॉलीमरेज। कौन सा पॉलीमरेज? PAP, पॉलीमराइजेशन पॉलीमरेज। PAP क्या है? PAP एक इंडिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, यानी कि एक ऐसा पॉलीमरेज है जिसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती है न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने के लिए। तो PAP अपने आप क्या करेगा? एडेनिन ग्रुप्स का, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स का अटैचमेंट करवा देता है। लेकिन ये एडेनिन ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? कम अटैच होते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, लगभग 10 के करीब होते हैं। इसीलिए PADP यानी कि पॉलीएडेनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन, PADP पॉलीएडेनाइलेशन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? इन न्यूक्लियोटाइड को एक लिमिट तक आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि और न्यूक्लियोटाइड 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच करवा देते हैं। आ गया समझ में सबको? अब कोई डाउट है आज के लेक्चर में फटाफट मुझे बताइए 1 मिनट में, ठीक है? उसके बाद नहीं तो फिर हम आपकी रह गया है अब स्प्लाइसिंग पोर्शन, वो हम करेंगे आपका कल। अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं फटाफट। नहीं है भाई? सबको समझ आ गया आई गेस? भाई ये वाला पार्ट तो मैं आपको पहले बता चुकी थी। CPSF क्या होता है, CSTF क्या होता है, हालांकि थोड़ा सा इलाबरेट करके हमने आज देखा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, स्प्लाइसिंग और इन सब के बारे में। ठीक है, आई गेस आप लोगों को सबको समझ आ गया है। तो बाकी का हम आपका करेंगे कल। तब तक आपकी मैंने बता दिया आपको, आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड का केवल और केवल स्प्लाइसिंग बचा है, जो कल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल हम आपका यूनिट सेकंड का नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर उठाएंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। तो कल हमारा ट्रांसलेशन आई गेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी अगर आपको डाउट है इस चैप्टर में, जो भी डाउट है वो भी आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए।